हेलो बच्चों, स्वागत है प्यारे से चैनल केमिस्ट्री जगह पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक और डी ब्लॉक के आखिरी लेक्चर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। डी ब्लॉक के कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ रहे हैं और कंपाउंड्स में जो आखिरी कंपाउंड, मतलब दो ही कंपाउंड्स पढ़ने थे हमें। एक तो K2Cr2O7 जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, और जो दूसरा कंपाउंड है वो है KMnO4 जिसे अभी हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो बेटा जी, अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट D एंड F ब्लॉक पे जाइए, वहाँ पर आपको सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा इसका, वहाँ से भी आप पीछे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। तो बेटा जी, जो आज का लेक्चर है वो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज जो कि मेन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अगर हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसको प्रिपेयर किया जाता है MnO2 से कॉमर्शियली, जिसको हम MnO2 को बोलते हैं पायरोल्यूसाइट ओर। तो MnO2 से जब हम बनाते हैं, इसको दो स्टेप में बनाते हैं और दोनों स्टेप्स ऑक्सीडेशन के ही होते हैं। पहला स्टेप होता है MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड, जहां पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, वो +4 है। जो MnO2 होगा उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी मैग्नीज की वो +4 होगी। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, MnO2 को कन्वर्ट करेंगे MnO4-2। MnO4-2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और इसको हम बोलते हैं मैग्नेट। मतलब पहले हम कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम मैग्नेट में और फिर से ऑक्सीडाइज इसको हम करेंगे। अब कहाँ ले जाएंगे, MnO4- यानी KMnO4 जो हो जाएगा, ये होता है पर मैग्नेट। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, वो +7 होती है। तो दोनों ही स्टेप्स ऑक्सीडेशन के होते हैं, बट यहाँ पे है क्या, ऑक्सीडेशन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको बताते हैं इसको कैसे बनाया जाता है कॉमर्शियली। लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना, प्रिपेयर्ड फ्रॉम MnO2 मतलब पायरोल्यूसाइट ओर। पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम बनाएंगे, आपको बताया था MnO4-2 मतलब K2MnO4। कैसे बनाते हैं, बाई फ्यूजिंग MnO2 विद KOH। KOH तो लेना ही पड़ेगा, साथ में हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली ऑक्सीजन गैस ही ले ली जाती है, मतलब एयर से, लेकिन जब इसको हम कॉमर्शियली प्रिपेयर करते हैं तो हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि बहुत कॉमन है KNO3 या KClO4 को लेना पड़ता है, KClO3 को लेना पड़ता है। तो देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 या O2, तो हमने O2 वाली रिएक्शन भी यहाँ पर लिखी है। बना क्या, K2MnO4 बना, जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है, या अगर कॉमर्शियली बनाते हो तो KNO3 का यूज़ किया जाता है। बनना क्या है, वही पहले स्टेप में K2MnO4 ही बनना है। और जो पोटेशियम नाइट्रेट था जिसमें नाइट्रोजन +5 में था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, KNO2 यानी नाइट्रोजन जा चुका है +3 में। ठीक है, रिड्यूस हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अपने आप ही एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में जो MnO4-2 यानी ये चीज़ क्या है, ये है मैग्नेट। मैग्नेट डिस्प्रपोर्शियोनेट हो जाता है किसमें, पर मैग्नेट में। या अगर इसको कॉमर्शियली बनाना है तो हम इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। नीचे हमने लिखा भी है, अगर कॉमर्शियली प्रिपेयर करना है तो पहले KOH KNO3 से हम MnO2 को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, MnO4-2 में, यानी मैग्नेट बनेगा। फिर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे इन एल्कलाइन मीडियम, MnO4- यानी पर मैग्नेट मिल जाएगा। लैब में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो Mn+2 होता है, मतलब मैग्नीज का सॉल्ट होगा जो +2 में होगा, उसको परऑक्सीडाइसल्फेट आयन, H2H2O8 क्या था, परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड, H हटा दिए तो परऑक्सीडाइसल्फेट आयन एक्वा सोल्यूशन में लेते हैं। तो क्या होता है, इस तरीके से, यहाँ पर K हटा दीजिए क्योंकि हम आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिख रहे हैं। तो क्या मिलेगा, 2MnO4- और साथ में क्या होंगे, SO4-2 और H पॉजिटिव उधर की तरफ। तो बेटा जी, इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं किसको, KMnO4 को। दो स्टेप्स, पहला स्टेप MnO2 को कहाँ ऑक्सीडाइज किया,
MnO4-2 में, और फिर MnO4-2 को कहाँ ऑक्सीडाइज किया, MnO4-1 में। ये तो हो गया प्रिपरेशन। फिर यहाँ पर लिखी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपने लैब में बहुत अच्छे से देखा होगा इसको, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के प्रिज्मेटिक क्रिस्टल होते हैं, यानी डार्क वायलेट कलर के होते हैं, डार्क पर्पल प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स। ये आइसोस्ट्रक्चरल है KClO4 के साथ, पानी में ज़्यादा घुलता नहीं है रूम टेम्परेचर पे, मतलब 298 केल्विन पे अगर हम बात करेंगे तो 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये मतलब मैक्सिमम वाली कंडीशन है। अच्छा, जो कलर प्रॉपर्टी होती है बेसिकली आपको नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो ज़्यादातर जब आप सॉल्ट्स या कॉम्प्लेक्सेस देखोगे तो वहाँ पर आपको कलर की वजह बताई जाएगी, डी ट्रांजिशन पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों में कलर की जो वजह होती है वो एक और दूसरी प्रॉपर्टी होती है, कलर की जो प्रॉपर्टी होती है वो दूसरे रीजन की वजह से होती है। वो रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझाया गया है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। आप इतना याद रखेंगे, कलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, इतना काफ़ी है। जेई में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है लेकिन जेई में क्वेश्चन आ चुका है। तो कहा तो जाता है कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, एनसीईआरटी में चार्ज ट्रांसफर शायद कहीं नहीं देखा है मैंने, बट क्वेश्चन आया है। इसकी एक और अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है, वीक पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। उसको भी समझाया गया है किससे, MOT से, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। और MnO4-2 के बारे में बताया गया है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, एक अनपेयर्ड होता है, बट MnO4- जो नॉर्मली होता है वो डायामैग्नेटिक है, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर थोड़ा सा भी आपने हीट किया तो ये रिएक्शन हो जाती है कि MnO4 का कन्वर्जन हो जाता है K2MnO4, थोड़ा सा नहीं 513 केल्विन पे। तो ये चीज़ कैसी है, ये पैरामैग्नेटिक है। और बाकी इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, p-pi-d-pi बॉन्डिंग होती है। तो ये यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 2 स्टेप में इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको याद रखना है। अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ में खासकर ये चार्ज ट्रांसफ़र वाला ज़रूर याद रखिएगा। और ये जब इसको हम हीट करते हैं तो ये K2MnO4 में टूट जाता है प्लस MnO2, यानी ये क्या हुआ है, कुल मिला के यहाँ पर रिडक्शन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन गैस निकल चुकी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो हाई ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स होते हैं, जब इनको हम हीट कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने शुरू कर ली और उसमें फर्स्ट हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा। अब सेकेंड जो मेन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। इसको रब करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, जो कि एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल तीनों ही मीडियम्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करता है। तो हटाते हैं इसको और मिलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के साथ। तो बेटा बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। एसिडिक मीडियम में सबसे पहले हम पोटेंशियल इक्वेशन लेंगे और रिएक्शंस को लिखने का हमारा वही तरीका होगा पुराना वाला। तो पोटेंशियल इक्वेशन इसकी जो होती है एसिडिक मीडियम में, जैसे अगर हम KMnO4 में देखें तो मैग्नीज +7 में है, +7 से मैग्नीज पहुंच जाता है +2 में, मतलब जो चेंज होता है 5 का। अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो अगर आपको याद होगा, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जो भी मोलर मास होता है अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं। तो अगर एसिडिक मीडियम में हमें KMnO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो मोलर मास आएगा इसका अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो कि 5 का होता है। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, ये KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 का यूज होता है। बेटा जी यहाँ पे एक चीज़ और पूछ ली जाती है, जो एसिडिक मीडियम के लिए हम ले रहे हैं वो H2SO4 ही क्यों लिया, हमने HCl क्यों नहीं लिया। देखो बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, तो ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से फिलहाल अब इसका और ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता है H2SO4 का। सल्फर मैक्सिमम में है, किस में, +6 में। तो यहाँ पर जो H2SO4 है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा इससे, ये केवल एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा।
लेकिन HCl जो है वहाँ पर क्लोरीन -1 में होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और Cl2 गैस बन जाती है। तो एसिडिक मीडियम के लिए आप HCl नहीं ले सकते, या HCl, HBr, HI इनको नहीं ले सकते, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम से पहले क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा वहाँ पे Cl2 Br2 इन गैसेस में। तो ध्यान रखिएगा, HCl को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो रिड्यूसिंग एसिड होते हैं और उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी अगर आपने HCl ले लिया तो। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, जो बनता है यहाँ पर वो पोटेशियम जो होगा वो K2SO4 बनाएगा, तो 2 लेने पड़ेंगे यहाँ पर। तो एक तो हमने बना दिया K2SO4, जो मैग्नीज होता है वो बनाता है MnSO4, 2 मैग्नीज हैं तो ये MnSO4 ले लिया यहाँ पे। ध्यान दें, सल्फेट आयन कितने हो गए, 3, तो ये 3 ले लिए हमने यहाँ पर H2SO4, 3 ले लिए तो ये क्या होगा यहाँ पर 6H2O भी आएगा, सॉरी 3H2O, 6 हाइड्रोजन हो गए टोटल, 3H2O आएगा। कितने ऑक्सीजन चले गए, 8 थे ये ऑक्सीजन और यहाँ 3 आ गए, प्लस क्या होगा 5O, ये 5 ऑक्सीजन आएंगे। ये यहाँ की पोटेंशियल इक्वेशन होने वाली है। और अब बस फॉर्मेलिटी ही रह जाती है इसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार प्रैक्टिस करा दिया है कि पोटेंशियल इक्वेशन को यूज करके हम कैसे लिखते हैं इक्वेशंस को। जैसे फिर भी आपको हम एक आध एग्जांपल दे ही रहे हैं, पोटेंशियल इक्वेशन तो यही चलेगी। एक क्या होता है ये FeSO4 को क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही। FeSO4 को कन्वर्ट कर देता है Fe2SO4 होल थ्राइज में। अब रिएक्शन कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखी जाएगी पोटेंशियल इक्वेशन। पोटेंशियल इक्वेशन, अब इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे कन्वर्ट होता है, चलो हम इसको ही पहले लिख देते हैं। इसको अगर हम पहले लिखें तो क्या बनेगा जाके, FeSO4 को अगर कन्वर्ट करना हो Fe2SO4 होल थ्राइज में, ध्यान दीजिएगा 2 तो लेने ही पड़ेंगे। सल्फेट आयन कम पड़ रहा है तो क्या होगा, H2SO4 लेना पड़ेगा, H2SO4 लेना पड़ेगा तो सल्फेट बैलेंस हो गए, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, H2O में जाएगा। तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कराएगा, ये प्रोवाइड कराएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, और यहाँ जरूरत कितने की है, 1 की है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या लेंगे, प्लस लेंगे पोटेंशियल इक्वेशन, और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर, रिजल्टिंग इक्वेशन। देखो रिजल्टिंग इक्वेशन क्या मिलेगी जाकर के हम लिख के आपको दिखा देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 ले ली हमने ना यहाँ पर, प्लस क्या किया हमने, पोटेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ 5 लिबरेट हो रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी जाकर के ध्यान देना। इक्वेशन लिख रहे हैं, देखिएगा 2KMnO4 प्लस इसको ले लें पहले 10 FeSO4 प्लस 3 H2SO4 यहां पे है, इसको 5 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 8 H2SO4। अब क्या होगा, ऑक्सीजन तो कैंसिल हो चुके होंगे, यहां पे देखें क्या क्या बनेगा, यहां बनेगा 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस इस साइड वाले प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, 5 बनेंगे Fe2SO4 होल थ्राइज, H2O देख लेते हैं, 3 यहां पर हैं और 5 यहां बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8H2O। इस तरीके से ये इक्वेशन यहां पर बन जाएगी। अब ये मैं सबकी इक्वेशंस यहां पर नहीं बनाने वाला हूं, वो आप खुद बनाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको फिर आइडिया देता हूं। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, यहां पर ये I नेगेटिव को अगर आयनिक फॉर्म में लिखें तो कन्वर्ट कर देगा I2 में। बेटा ध्यान दो, पहले अगर हमें I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करना पड़े तो हम करेंगे क्या, ये पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो I नेगेटिव ये 2 ले लिया, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, I2 में, 2 लेने पड़ेंगे, तो ये हो गया यहां पर I2 बन गया। फिर इसको अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बैलेंस कर सकते हो, लेकिन मैंने जो आपको पोटेंशियल इक्वेशन लिखाई है वो ऑक्सीजन के टर्म में लिखाई है, तो आप ज़्यादा अच्छा है इसको फिर क्या करो, आप I नेगेटिव से क्या करो, KI ले लो। KI लोगे जब आप तो ये 2 KI हो गए, वरना हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो K क्या बनाएगा, H2SO4 है, तो H2SO4 की प्रेजेंस में K पक्का है क्या बना लेगा, K2SO4।
राइट। और ये H क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2O। कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, 1 की। अब हम रिजल्टेंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन है बेटा जी, इक्वेशन नंबर 2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस हम क्या लेंगे यहाँ पर पोटेंशियल इक्वेशन, तो हमें मिल जाएगी क्या, रिजल्टिंग इक्वेशन, मतलब जो हमने लास्ट में ये लिखी थी, तो हमें मिलेगी यहाँ पर नेट इक्वेशन। ये काम आपको खुद करना होगा। अब आप खुद करिए, बुक्स आपके पास होती हैं, एनसीईआरटी भी होगी और किताबें भी होंगी, वहाँ से आप अपना मैच करा सकते हो। तो ये और कौन कौन सी इक्वेशंस हैं एसिडिक मीडियम में। थर्ड है जो ऑक्सलेट आयंस होते हैं C2O4-2, ये हैं ऑक्सलेट, इनको ये कन्वर्ट कर देता है CO2 में। तो इक्वेशन नंबर 3 है ये, इसको हम बताते हैं आपको कैसे होगा कन्वर्जन। C2O4-2, इसको कहां ले जाएंगे तो कितने CO2 बनेंगे, 2 CO2 यहां पर बन जाएंगे। देखिएगा बेटा, अगर इसको हम आयनिक फॉर्म में ही लिखना चाहें, बेटा अगर आयनिक फॉर्म में लिखना चाहें, चलो बता ही देते हैं फिर आपको आयनिक फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स आयनिक फॉर्म के भी हैं। तो ये इक्वेशन हमें करनी है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 माना है, C2O4-2। तो इसका कन्वर्जन किस में होगा, CO2 में। 2 कार्बन है तो CO2, इसको बैलेंस करो पहले, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, इधर की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। कैसे लिखा जाता है इक्वेशंस को, ये समझ लो आप। 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ऐड कर दिए। अब बेटा क्या है, ये जो पोटेंशियल इक्वेशन है इसको भी आपको आयनिक फॉर्म में ही लेना पड़ेगा फिर। तो पोटेंशियल इक्वेशन को देखो हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि MnO4 का मतलब हमें क्या लेंगे यहाँ पर, MnO4 माइनस H2SO4, हमें जरूरत किसकी होती है, प्लस हमने ले लिए यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, तो ये हो गए 6, तो 2 लिए थे MnO4। चलो आप ऐसे ही देख लो, बैलेंस कर लेंगे अभी। इसकी आयनिक फॉर्म वाली इक्वेशन हम लिखते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं। MnO4 माइनस का कन्वर्जन किस में होगा, ध्यान देना, इसका कन्वर्जन होगा Mn+2 में, राइट। Mn+2 में कन्वर्जन हो गया। बैलेंस करिए, अगर ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 4H2O, और हाइड्रोजन अगर बैलेंस करोगे तो ये यहाँ पर क्या लेने पड़ेंगे आपको, 8H पॉजिटिव, ये हो गए, ठीक है। अब क्या बैलेंस करने को रह गया, अब बैलेंस करने को रह गया इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर 8 यूनिट पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर 1 यूनिट नेगेटिव, तो कुल मिला के 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब अगर हमें क्या करना पड़े, नेट इक्वेशन निकालनी पड़े आयनिक फॉर्म में, तो नेट इक्वेशन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और प्लस जो पोटेंशियल इक्वेशन है, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको थर्ड को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, और पोटेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे किया, इसको चलिए ऐसे ले लिया 2 से। तो क्या बनेगा जरा ध्यान देना, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5C2O4-2 बन गया, राइट। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2MnO4- बन गया, प्लस ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन तो हो गए कैंसिल, यहां पर 16H पॉजिटिव हो गए। 16H पॉजिटिव के बाद प्रोडक्ट साइड में क्या बना, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गए CO2, प्लस इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने के बाद 2 बन गए, C2O4 कहां से आ गया, अच्छा हाँ ठीक है, 2 बन गए Mn+2, और इसको मल्टीप्लाई किया था हमने 2 से तो 8H2O बन गए। इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 10 कार्बन 10 कार्बन, 2 Mn 2 Mn, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 8 ये हो गए, और 20 28 हो गए, तो 20 ये हुए, 8 ये हो गए। हाइड्रोजन कितने हुए, 16। चार्ज चेक करो, 10 यूनिट माइनस, 2 यूनिट ये माइनस, कितना हुआ, 12 यूनिट माइनस हुआ, और 16 यूनिट कैसा है, पॉजिटिव। तो कुल मिला के 4 यूनिट पॉजिटिव हुआ, यहां भी 4 यूनिट पॉजिटिव है। और भी कुछ इक्वेशंस हैं जो हम आपको बता देते हैं, पोटेंशियल इक्वेशन का तो यूज करना ही पड़ेगा।
आयनिक फॉर्म में लिखना हमने आपको बता दिया कि कैसे लिखते हैं अगर लिखना पड़े तो पोटेंशियल इक्वेशन को भी फिर आपको आयनिक फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बैलेंसिंग करेंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई। फोर्थ देखिएगा, H2S से S बता देते हैं आपको। अगर H2S से S बनाना है तो ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा H2O में। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको ऑक्सीजन की। तो अगर हम इसके साथ बैलेंस कराएंगे तो जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और प्लस क्या ले लेंगे यहाँ पर, पोटेंशियल इक्वेशन। जब जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगी नेट इक्वेशन, जिसको हम नहीं लिख रहे हैं, आप कर लीजिएगा। इसके अलावा ये क्या करता है, ये सल्फाइड आयंस को, 5वीं प्रॉपर्टी है एसिडिक मीडियम में, ये सल्फाइड SO3 को कन्वर्ट कर देता है SO4-2 में। देखो ये आयनिक फॉर्म में है इक्वेशन, अगर आयनिक फॉर्म में आपको करना है बैलेंस तो देखो किस तरीके से हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं आपको। SO3-2 को कहाँ ले जाना है, SO4-2 में। तो पहली बात तो आपको एक ऑक्सीजन ही बैलेंस करना है, और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, H2O जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने H2O ऐड कर दिया, और फिर उस साइड में क्या करना पड़ेगा, हमें H पॉजिटिव जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 H पॉजिटिव जोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करेंगे तो आप चाहते तो केवल O भी ले सकते थे, क्योंकि 2 H पॉजिटिव यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। तो इसको आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे ले सकते हो, SO3-2 को SO4-2 में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन के साथ मैच कराने के लिए, क्योंकि 5 ऑक्सीजन है, और इसमें हम जोड़ देंगे किसको, पोटेंशियल इक्वेशन को, तो आपको नेट इक्वेशन मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर एक 6th प्रॉपर्टी है एसिडिक मीडियम की, जो NCERT में आपके यहाँ दी गई हैं, वो है कि ये NO2- को कन्वर्ट कर देता है किसमें, NO3- में, मतलब नाइट्राइट को कन्वर्ट करेगा किसमें, नाइट्रेट में। तो इसी तरीके से आप ले लीजिए NO2-, आप मान के चलिए एक O की जरूरत है, क्योंकि बाकी सब कुछ बैलेंस्ड है यहाँ पर चार्ज वगैरह, इसलिए ले लिया। तो इक्वेशन नंबर 5, 6, एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसमें पोटेंशियल इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन भी लिख लेंगे। बेटा जी, इस तरीके से हम लोगों ने एसिडिक मीडियम की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया। अब हम बात करेंगे न्यूट्रल या बेसिक मीडियम। तो बेटा न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ की पोटेंशियल इक्वेशन ये होती है कि MnO4 मैग्नीज +7 में है, यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो MnO2 यानी मैग्नीज +4 में जाता है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है वो 3 का होता है। आपसे हमने एसिडिक मीडियम में भी डिस्कस किया था, जब हमें इक्विवेलेंट मास निकालना होता है तो क्या करते हैं, मोलर मास अपॉन n करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का हुआ, 3 का। तो अगर आपको एल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में निकालना पड़े तो आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे मोलर मास को। लेकिन एक लोचा है एल्कलाइन मीडियम का, जिसको ध्यान रखिएगा, एल्कलाइन मीडियम साथ में कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको ऑक्सीडाइज करेंगे, जिसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। मतलब एल्कलाइन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा होता है। अगर केवल आपने KMnO4 को एल्कलाइन मीडियम में लिया है तो KMnO4 का कन्वर्जन होता है K2MnO4 में, और वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में केवल 1 यूनिट का चेंज आता है। और अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा तो मोलर मास अपॉन 1 ही होगा। तो ये याद रखिएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर चल रहा है तो ये चलेगा, और अगर न्यूट्रल में तो कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट, न्यूट्रल में तभी होगा जब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम केवल आपने ले लिया तब 1 का ही चेंज होता है, K2MnO4 बनता है। एल्कलाइन मीडियम में किसी को ऑक्सीडाइज किया तब 3 का चेंज होता है। तो ये पोटेंशियल इक्वेशन होती है क्या, NCERT ने थोड़ा यहाँ पर चीज़ों को इररिलेवेंट कर दिया। कहीं पर इक्वेशंस को आयनिक फॉर्म में लिया तो कहीं पर इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में नहीं लिया। पोटेंशियल इक्वेशन जैसे हमने ये वाली यहाँ पे बनाई,
ये हमने आयनिक फॉर्म में नहीं बनाई। अब अगर हम यहीं पे इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में बनाएं तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या बनेगी इक्वेशन आयनिक फॉर्म में। तो हुआ क्या, एनसीईआरटी ने कहीं पर इसको यूज किया तो कहीं पर आयनिक फॉर्म वाली इक्वेशन को यूज किया। देखो आपको बताते हैं, एक तो इसी की आयनिक फॉर्म बनेगी जिसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस नहीं कर रहे हैं। देखो इक्वेशन अगर हम इसी को क्या करें, हम क्या करें यहां पर केवल K को हटा दें। अगर K को हटा दें तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन MnO4 माइनस 2 बनेंगे ये, प्लस क्या आया H2O। यहां पर आपने 2K हटा दिए, यहां से 2K हटा दिए तो क्या बना 2OH नेगेटिव प्लस 2 MnO2 और साथ में क्या आ गया ये 3 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, बस यहां पर हमने क्या रिमूव कराया, यहां पर हमने रिमूव कराया है बस K को। भाई KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, टूट जाएगा, K पॉजिटिव OH माइनस में, तो 2K पॉजिटिव यहाँ के 2K पॉजिटिव यहाँ के कैंसिल कर दिए, मतलब ये इक्वेशन सेम है। तो क्या किया एनसीईआरटी ने, कहीं कहीं पर तो इसको यूज किया और कहीं कहीं पर जो दूसरी इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में इक्वेशन बनती है उसको यूज किया, मतलब फिक्स नहीं रखा। वो क्या है इक्वेशन मैं आपको ऊपर लिख के दिखाता हूं कैसे बनाई जाएगी वो इक्वेशन। अगर आप इक्वेशंस जो यहां पर आ रही हैं केमिकल इक्वेशंस ये वाली, अगर एनसीईआरटी ने बस ये 3 रिएक्शन दी हैं, अब इन 3 को अगर हम तोड़ के आपको दिखाएं तो हालत खराब हो जाएगी, आप नहीं बना पाओगे इसको। दूसरी कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, देखो बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में हमें ये बात पता है MnO4 नेगेटिव लिया हमने, तो ये हो गया MnO4 नेगेटिव। आप जब ऊपर आपकी हेडिंग पड़ी होगी इन न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम, बाकी जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो आपने लिख लिया होगा। इन दो इक्वेशंस को लिखोगे, ये पोटेंशियल इक्वेशन जो है ये ऑक्सीजन्स के टर्म में है और दूसरी पोटेंशियल इक्वेशन बनेगी इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, तो ये ऑक्सीजन के टर्म में है, ये सेम ही है, ये दोनों सेम है। ये ऑक्सीजन एटम जहां लिबरेट होते हैं उसके टर्म में है और दूसरी बनेगी इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। कैसे बनाते हैं जरा ध्यान देना, एल्कलाइन मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम में बस हम बैलेंसिंग कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। MnO4 नेगेटिव, हमें ये बात पता है यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा MnO2, बना दिया हमने MnO2। करना क्या है, अब हमें बैलेंसिंग करनी है। 4 ऑक्सीजन यहां पर हैं, यहां ऑक्सीजन कितने हुए 2, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में हम क्या लेंगे, यहां पर 2 लेंगे OH माइनस, और जैसे ही हमने OH माइनस लिए वैसे ही हाइड्रोजन हो गए इम्बैलेंस। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं, जैसे यहां H2O जोड़ोगे तो फिर वो ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो 2H2O लेते हैं, मतलब 4 हाइड्रोजन आ गए। 2H2O जब आप लोगे तो एट द सेम टाइम फिर आप यहां क्या करोगे, ये कर दोगे इस तरीके से। अब आप चेक करो, मैग्नीज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 2 6, 2 और 4 6, हाइड्रोजन 4 4। अब आप क्या बैलेंस करें, 4 चार्ज, माइनस का 1 यूनिट, यहां माइनस के 4 यूनिट, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएंगे +3 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहीं कहीं पर क्या किया, इस इक्वेशन को यूज किया। कुछ बस उन्होंने ये 3 इक्वेशंस लिख दी। अब हमने जनरली आपको जो इक्वेशंस को पढ़ाया है वो तोड़ के ही पढ़ाया है हमेशा, तो वो जो तोड़ के पढ़ाना है वो यहाँ पे मुसीबत भरा है, क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया, I नेगेटिव को IO3, आप कौन सी यूज करोगे, आप कैसे पता लगाओगे, मैं आपको बताता हूँ। I नेगेटिव को कहाँ ले जाना है, IO3 माइनस में ले जाना है। तो बस आप ये ध्यान रखा करो, क्या चार्ज बैलेंस हो रहा है, चार्ज यहाँ और यहाँ कैसा है, सेम है। अगर चार्ज सेम है तो आपको जरूरत किसकी पड़ रही है, केवल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो I नेगेटिव को IO3 माइनस में कन्वर्ट करने के लिए केवल 3 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को यूज कर लें, मतलब इसको या इसको। अब चूंकि आयंस की फॉर्म में है तो इस वाली को यूज कर लें। अगर चार्ज कैसा है, बैलेंस्ड है, यहाँ का और यहाँ का, जैसे यहाँ क्या है, H2O3 को कहाँ ले जाना है, SO4 में ले जाना है, यहाँ चार्ज बैलेंस नहीं है। कैसे, आप सोच रहे होगे 2 यूनिट यहाँ भी है 2 यूनिट यहाँ भी है, नहीं, मेरा मतलब था एटम्स बैलेंस होने के बाद भी चार्ज बैलेंस हो। जैसे H2O3 को अगर SO4 में ले जाओगे, यहां देखना H2O3 को अगर हम SO4 में ले जाएंगे तो 2 सल्फर हैं तो 2 SO4 आएंगे, और 2 SO4 आएंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो ये चार्ज बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और जब चार्ज बैलेंस ना हो तो फिर आप किस इक्वेशन को यूज करें, तो फिर आप इसको यूज करें।
ये ध्यान रखें, बस ये तरीका आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे अगर आप याद करना चाहते हो तो डायरेक्टली इन इक्वेशंस को याद कर लो, एनसीईआरटी ने डायरेक्टली लिखा हुआ है। लेकिन जो मेरा तरीका है याद रखने का, जिस तरीके से मैं अभी तक आपको पढ़ाता आया हूं, उसके लिए आपको बता रहा हूं। जैसे I नेगेटिव है, यहां IO3 नेगेटिव है, एक आयोडीन, आयोडीन बैलेंस है, एटम बैलेंस है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो ही जाएगा जब आप ये वाले ऑक्सीजन दोगे इसको 3O। चार्ज बैलेंस है, तो फिर इसको ये इक्वेशन जो यहां बनती है वो ये वाली बनती है, जाके एनसीईआरटी ने डायरेक्टली इसको लिखा है। मैंने यहां पर आपको तोड़ के दिखाया है। तो तोड़ के कैसे दिखाया? I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव में ले जाने के लिए आपको 3 ऑक्सीजन देने पड़ेंगे। 3 ऑक्सीजन कहां से आएंगे? वो यहां से आएंगे। हमने इस वाली इक्वेशन को यूज कर लिया। 3 ऑक्सीजन यहां से आ गए, दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो क्या होगा? यहां पर ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। अब आप सेकेंड देखो, H2O3 माइनस को SO4 में ले जाना है, तो फिर यहां पर इस इक्वेशन से काम नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि जब 2 सल्फर हैं तो 2 SO4 बनाओगे तो चार्ज 4 यूनिट हो जाएगा। चार्ज बैलेंस नहीं होगा तो फिर आप ये इक्वेशन यूज करो। देखो मैंने इसको तोड़ के समझाया है, यहाँ पे ध्यान देना। ऐसे करके आप इन पे ध्यान मत दो, अभी हमने लिख दिया पहले। H2O3 माइनस 2 है, तो यहां पर बहुत सिंपल है, 2 SO4 बनाने पड़ेंगे। 2 SO4 बनाने पड़ेंगे, जरा ध्यान देना। अब सल्फर तो हो गए बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस करो। कितने हैं इधर? 3, और इधर कितने हैं? इधर हैं 4 और 2 कितने हो गए? 4 2 8 हो गए। 8 हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? 8 हो गए तो यहां पर आपको दिख रहा है यहां 5 ऑक्सीजन कम है, तो हमने क्या किया? 5 OH माइनस को ऐड किया, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है। जब 5 OH को ऐड किया तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए तो इधर हमने क्या किया? हाइड्रोजन 5 लाने हैं, जितने हाइड्रोजन लाने होते हैं उतने H2O जोड़ देते हैं, और OH तुरंत ही क्या करते हैं? यहां पर हम क्या करते हैं? डबल कर देते हैं। तो 10 OH हो गए, 5 H2O हो गए। अब चार्ज बैलेंस करो, 2 माइनस 10 माइनस 12 माइनस का हो गया, और इधर कितना माइनस का है? 4 माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस का 8 यूनिट कम है, तो आपने यहां 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। ये वाली इक्वेशन यहां जो यूज की गई थी, ये वाली, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें 3 हैं, और इसमें कितने हैं? 8। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पोटेंशियल इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये इक्वेशन यहां पर मिल जाएगी इस तरीके से। आखिरी वाली इक्वेशन में तो आपको यहां देखो, जो एनसीईआरटी ने इक्वेशन लिखी उसमें H पॉजिटिव लिखे हुए हैं, और होते भी हैं H पॉजिटिव। और अगर आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को देखोगे तो आप कहीं से कहीं तक इसको समझ नहीं पाओगे। आप सोचोगे अरे हम तो बेसिक मीडियम की इक्वेशन कर रहे हैं और यहां पर H पॉजिटिव कैसे आ गए? तो यहां आयनिक फॉर्म में लिख दी, उन्होंने तो लिख दी डायरेक्टली, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है पूरा आप देखिए। इस तरीके से होता है, ये पोटेंशियल इक्वेशन यूज की जाती है, ये वाली। हमने इसको पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिया है, आयनिक फॉर्म में नहीं लिया है, तभी आप समझ में आपके आ पाएगा। कैसे लिया हमने? ये पोटेंशियल इक्वेशन ली। Mn+2 जो होता है वो जनरली MnSO4 लिया जाता है। MnSO4 को कहां ले जाना है? हमें MnO2 में ले जाना है। ध्यान देना, जब MnSO4 को MnO2 में ले जाओगे तो पहले आप इसको और इसको कंसीडर करें। जब ले जाओगे तो सल्फेट का क्या होगा? तो सल्फेट क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा। उसके लिए हमें H2O लेना पड़ा। अब जब हम MnO2 बनाए हैं, ऑक्सीजन एक आया, यहां से एक ऑक्सीजन की और जरूरत पड़ेगी, तो वो हमने यहां पर ऑक्सीजन एक ले लिया। यहां 3 ऑक्सीजन मिलते हैं, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन इधर की तरफ KOH बन रहा है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में H2SO4 भी बन रहा है। एक बेस है और एक एसिड है, तो तुरंत ही क्या होगा? इनकी रिएक्शन हो जाएगी, KOH और H2SO4 की। क्या बनेगा? K2SO4 + 2H2O। जब इनको ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? जब K+ को हटा देंगे, जैसे 2K+ यहाँ हैं, 2K+ यहाँ हैं, इनको हटा दिया हमने। सल्फेट आयंस को हटा देंगे, जैसे ये सल्फेट आयन 3 ये हो गए, यहाँ पर भी 3 हैं, 2 ये हैं और 1 ये है, ये हटा देंगे, तो फिर क्या होगा? ये यहाँ पर इस तरीके से आपको 4 H पॉजिटिव मिल जाएंगे, और आपको ये इक्वेशन मिलेगी जा करके। तो आप इन सब चक्करों में ना पड़ें, ज़्यादा अच्छा है आप इनको याद कर लें, सही रहेगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा ये इक्वेशंस पूछी नहीं जाती हैं बेसिक मीडियम की। ये जो कंपाउंड बना है वो क्या है, उसका नाम भी एक बार आपको बता देते हैं। ये जो बना है ये IO3 नेगेटिव है,
HiO3 क्या था? आयोडिक एसिड था, तो ये आयोडेट बना है। आयोडाइड आयन से क्या बना है? आयोडेट बना है। तो बेसिक मीडियम में ये होता है। एसिडिक में आपको याद होगा आयोडाइड आयन को I2 में कन्वर्ट किया जाता था, तो वो इक्वेशन तो ईजिली हो जाती थी। तो बेटा इस तरीके से ये टफ नहीं है। अगर इसको हम किसी एक इक्वेशन को लेकर के चलते, जैसे ये वाली इक्वेशन आपने कराई I नेगेटिव से iO3 नेगेटिव, ये आपने कहां से कराई? ये आपने यहीं से करा दी, राइट? ये वाली इक्वेशन ही तो ले ली आपने 3O वाली। अगर इसको हम यहां से कराएंगे तो अलग आएगी बैलेंस होकर के इक्वेशन। तो दिक्कत ये हो गई कि एनसीईआरटी ने किसी एक पोटेंशियल इक्वेशन को पकड़ के नहीं रखा। क्या किया? कहीं पर ये यूज कर ली, कहीं पर इसी की आयनिक फॉर्म, मतलब आयनिक फॉर्म का मतलब इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, बस के पॉजिटिव को हटाया है। और कहीं पर ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं ली, किस फॉर्म में ले ली? वो ले ली इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो जब भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग होती हैं, जो पोटेंशियल इक्वेशन बनती है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्रोडक्ट साइड में या तो O आ रहे होंगे, वो ऑक्सीजन के फॉर्म में हो जाएगी, या फिर रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे होंगे, राइट? ऑक्सीजन को छोड़ना भी क्या होता है? दूसरे का ऑक्सीडेशन करना। और इलेक्ट्रॉन को लेना भी क्या होता है? अपना रिडक्शन, यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन करना। अगर एक इक्वेशन पकड़ के एनसीईआरटी ने सारी इक्वेशंस लिखी होती तो मैं आपको एक से ही जब बताता तो आपको ये सब बहुत सिंपल लगता है। खैर छोटा सा पार्ट है जो आपको टफ लगा होगा यहाँ पर KMnO4 में, अदरवाइज KMnO4 की जो एसिडिक मीडियम की आपने इक्वेशंस की हैं वहाँ पर आपको कुछ भी टफ नहीं लगा होगा। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ज़्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि हमें भी इतनी आसानी से तो नहीं आया था, हमने भी इसके लिए मेहनत की थी, तब जा करके हम ये सब निकाल पाए कि भाई एनसीईआरटी ने ये लिखा कहाँ से है सब। तो समझ में आया कि कहीं से क्या किया, कहीं पे इसको यूज़ किया, कहीं पे इसको यूज़ किया, तो कहीं पे इसको यूज़ किया, तो कहाँ पर कौन सी यूज़ करें। आपके लिए बस हमने ये ट्रिक बता दी कि अगर आपको चार्ज दिखाई देता है कि बिल्कुल बैलेंस्ड है, एटम बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस्ड है, तो आप फिर क्या करें, इनको यूज़ कर लें। और अगर चार्ज बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स से बैलेंस करना पड़ेगा, तो फिर आप ये पोटेंशियल इक्वेशन यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बेटा जी अच्छा लगता है वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा पूरी केमिस्ट्री के लिए, और शेयर कीजिएगा। और जो ऑनलाइन डिस्कशन होता है असाइनमेंट का, अगर उससे जुड़ना है तो लाइव डिस्कशन जो होता है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, अगर उससे जुड़ना है आपको तो रजिस्टर कराइए अपने आप को। रजिस्टर करने के लिए कॉल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।